जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रासायनिक बलगतिकी के और 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, अभिक्रिया का अर्धायुकाल किसे कहते हैं तथा शून्य कोट अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। अर्धायुकाल किसे कहते हैं, इसके बाद आपको बताना शून्य कोट अभिक्रिया का अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल क्या है, तो किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधा होने में लगा समय उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा होना क्या कहलाएगा, अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाएगा। इसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे T1/2 से। किससे प्रदर्शित करेंगे, T1/2 से, या फिर प्रदर्शित किया जाएगा या T0.5 से, या हम T1/2 से प्रदर्शित करेंगे या T0.5 से प्रदर्शित करेंगे। फिर अब हमें शून्य कोट अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करना। तो देखते हैं भैया शून्य कोट अभिक्रिया का अर्धायुकाल। अब शून्य कोट अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या है, तो हम शून्य कोट अभिक्रिया का अर्धायुकाल समाकलित वेग समीकरण की सहायता से फाइंड करेंगे। तो समाकलित वेग समीकरण क्या थी भैया, RT माइनस का R0 इक्वल टू माइनस का KT। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाले जो पोर्शन है इसमें माइनस से गुणा करवाएंगे। जब माइनस से गुणा करवाएंगे तो बन जाएगा KT इक्वल टू में R0 माइनस का RT। ये इक्वेशन बन के तैयार होगी। अगर t बराबर हम समय ले ले 0, तो अभिकार t बराबर 0 समय पर तो अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता थी वो कितनी हो जाएगी, R0। अगर t बराबर 1/2 समय ले ले तो अभिकारक की जो सांद्रता घट रही थी RT, वो हो जाएगी R0/2। अब जहाँ t आएगा उसके जगह पे T1/2 रख देंगे, और जहाँ पर RT आएगा उसके जगह पे R0/2 रख देंगे। तो ये बन जाएगा KT1/2 इक्वल टू R0 माइनस का R0/2। अब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो KT1/2 इक्वल टू 2 R0 माइनस का R0 अपॉन में 2। अब 2 R0 में से R0 माइनस कर देंगे तो ये आएगा KT1/2 इक्वल टू R0/2। अब हमें अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करना है। तो के इधर गुणे में इधर बटे में भेज दोगे तो बन जाएगा T1/2 इक्वल टू R0/2 इंटू के। ये हो जाएगा भाई शून्य कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल। और शून्य कोट अभिक्रिया के अर्धायुकाल में अभिकारक दिया गया है, तो शून्य कोट की अभिक्रिया जो होगी वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जो शून्य प्रथम कोट अभिक्रिया है उसका जो अभिकारक की प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, इसे सिद्ध करना। तो समाकलित वेग समीकरण से सॉल्व करेंगे। तो प्रथम कोट अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण होता है ln RT माइनस का ln R0 इक्वल टू माइनस का KT, ये होता। अब इसमें हम लोग माइनस से गुणा करवाएंगे, तो माइनस से गुणा करवाएंगे तो जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का वो भाई माइनस का। तो ये बन जाएगा KT इक्वल टू ln R0 माइनस का ln RT। ये बन के तैयार हुआ। अब हम यहाँ पर मानते हैं अगर हम t बराबर 0 समय ले लें तो अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो कितनी रहेगी, R0। अगर t बराबर हम लोग समय ले लें T1/2 तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है वो घटकर कितनी हो जाएगी, R0/2। ये जो RT है इसका मान कितना आ जाएगा भाई, R0/2। तो हम क्या करेंगे, जहाँ t नज़र आएगा उसके t जगह पे 1/2 रख देंगे, RT जगह पे R0/2 रख देंगे। तो ये आएगा KT के जगह पे रखेंगे 1/2 इक्वल टू ln R0 माइनस का ln RT के जगह पे रख देंगे ln R0/2। अब यहाँ पर एक प्रवोड लगाएंगे भाई, ln x माइनस का ln y। अगर ऐसा कोई लिखा हुआ है ln x में तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ln x अपान में y। तो ये ln x और ln y जैसा है तो इसको लिख सकते हैं ln R0 अपान R0/2। तो ये आ जाएगा KT1/2 इक्वल टू ln R0 अपॉन में R0/2।
इस R0 से R0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर बटे में इधर गुणे में चला जाएगा तो बन जाएगा k T1/2 इक्वल टू ln2। अब यहाँ पर एक प्रगुण और लगाएंगे, अगर कोई ln x लिखा हुआ है तो इसे log में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 2.303 log बेस में 10 इंटू x। तो ये ln x ऐसा है, ln2 है तो ऐसा log में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा k T1/2 इक्वल टू a log 2.303 log बेस में 10 इंटू 2। और log 2 का मान रखेंगे तो भैया log 2 का जो मान होता है, log 2 का जो मान होगा वो होगा 0.301। तो इसका मान रखेंगे तो ये आएगा k T1/2 इक्वल टू 2.303 इंटू 0.301। अब इसका जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो k T1/2 इक्वल टू 0.693, ये इतना इसका मान आ जाएगा। अब t का मान निकालना है तो k गुणे में इधर भेज दोगे बटे में, तो T1/2 इक्वल टू 0.693 अपान में भैया क्या आ जाएगा k। तो ये हो गया प्रथम कोट अपक्रिया का अर्धायु काल। प्रथम कोट अपक्रिया के अर्धायु काल में T1/2 इक्वल टू बराबर 0.693 अपान में k। यहाँ पे अवकारक की मान नहीं आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर प्राप्त हो गया। अवकारक इसमें फार्मूले में नहीं प्राप्त हो रहा, जब अवकारक नहीं प्राप्त होगा तो हम लोग बोलेंगे कि शून्य जो प्रथम कोट अपक्रिया है उसका जो अर्धायु काल है वो अवकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जो शून्य कोट अपक्रिया है उसका जो अर्धायु काल है वो अवकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो आप लोग नोट करके एक लाइन मेंशन कर लीजिए, शून्य कोट अपक्रिया का अर्धायु काल अवकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, परंतु प्रथम कोट अपक्रिया का अर्धायु काल अवकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए अर्धायु काल 69.3 सेकेंड है, इस अपक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल है भैया एक, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए अर्धायु काल जो है 69.3 सेकेंड है, इस अपक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सॉल्व करते हैं इसे हल। समय दिया गया है T1/2 का मान दिया गया है, अपक्रिया का अर्धायु काल दिया गया है 69.3 सेकेंड, ना दिया गया 69.3 सेकेंड, ये दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रथम कोट अपक्रिया का अर्धायु काल लिखेंगे। तो प्रथम कोटि अपक्रिया का अर्धायु काल, अपक्रिया का अर्धायु काल, प्रथम कोट अपक्रिया का अर्धायु काल। तो प्रथम कोट अपक्रिया का अर्धायु काल भैया कितना होगा, T1/2 इक्वल टू 0.693 अपान में k। ठीक, 0.693 अपान में k। अब हमें निकालना k का मान है तो k फार्मूला इधर रख देंगे, k इक्वल टू आ जाएगा 0.693 अपान में T1/2। अब T1/2 का मान दिया गया तो यहाँ रखेंगे तो ये आएगा k इक्वल टू 0.693 अपान में T1/2 का मान दिया गया है 69.3। अब इसे सॉल्व करना है तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर है तो नीचे 3 जीरो बढ़ा लेंगे। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, 1 जीरो बढ़ा लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो क्या करेंगे भाई, कैंसिल कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 693 बटे में 3900। ठीक, अब क्या करेंगे, 693 से 693 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 1/100। 1/100 को हम लिख सकते हैं 1/10⁻²। अब 10 की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो बचेगा 10 की पावर -2, तो ये आ जाएगा 1 गुणे 10 की पावर -2। ठीक, अब वेग स्थिरांक है क्या है भाई, वेग स्थिरांक आएगा तो ये k का मान आ गया भाई, k इक्वल टू 1 गुणे 10 की पावर -2। और प्रथम कोट अपक्रिया की बात करते हैं तो प्रथम कोट अपक्रिया का जो वेग स्थिरांक है या इकाई है वो सेकेंड इनवर्स होती है। क्या होती है, सेकेंड इनवर्स।
तो इसे लिखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपक्रिया की कोट किसे कहते हैं। क्या भैया अपक्रिया की कोट किसे कहते हैं? तो वेग व्यंजक में अवकारकों की घातें, वेग व्यंजक में जो अवकारकों की घातें जिन्हें प्रायोगिक तौर पर निर्धारित किया गया है उसे अपक्रिया की कोट कहते हैं। क्या है? जो वेग व्यंजक है उस वेग व्यंजक में अवकारकों की घातें जिन्हें प्रायोगिक तौर पर निर्धारित किया गया है उन्हें अपक्रिया की क्या कहा जाता है? कोट कहा जाता है। जैसे एक अपक्रिया के लिए हम वेग व्यंजक लिख रहे हैं, तो वेग बराबर के a की पावर x और b की पावर कितनी मान ले भाई? y मान ले। तो ये अपक्रिया का वेग व्यंजक हो गया। ये दोनों अवकारक हैं, तो इस अवकारक को हम लोग अगर लिखें तो वेग बराबर आ जाएगा कि ये आ जाएगा भाई ए और बी के जगह पर लिख देते हैं रिएक्टेंट, और एक्स और वाई को जोड़ देंगे, और एक्स और वाई जो होंगे ये प्रायोगिक तौर पर ज्ञात हैं। तो एक्स और वाई का जो मान होगा वो वेग के अपक्रिया की कोट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपक्रिया की कोट। और इसको हम लोग एन से प्रेजेंट करेंगे, तो एक्स और वाई इक्वल टू हो जाएगा एन, जहाँ मानेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा एन, और जहाँ एन बराबर हो जाएगा अपक्रिया की, जहाँ एन बराबर अपक्रिया की कोट, अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया की कोटि, तो n बराबर क्या हो जाएगा? अपक्रिया की कोटि। तो वेग इक्वल टू हो जाएगा के आर की पावर n, n बराबर क्या हो जाएगा? अपक्रिया की कोट। और n का मान भैया n बराबर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक। और इसका मान भिन्नात्मक व भिन्नात्मक भी हो सकता है। n का जो मान होगा वो क्या होगा? क्या होगा? n बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और भिन्नात्मक भी हो सकता है। बोल सकते n क्या है? अपक्रिया की कोट होगी। ये जो होगा प्रायोगिक तौर पर निकाला जाएगा। वेग व्यंजक की सहायता से लिखे तो वेग व्यंजक बराबर के a की पावर x, b की पावर y, और x और y जो होंगे वो अपक्रिया की घातें होंगी, इन्हें प्रायोगिक तौर पर निकालेंगे। तो एक वेग बराबर के r की पावर x प्लस y, इन दोनों का जो योग होगा वो n कहलाएगा, अर्थात अपक्रिया की कोट कहलाएगा, जहाँ n अपक्रिया की क्या होगी भाई? कोट होगी। फार्मूला बन जाएगा वेग इक्वल टू के आर की पावर n, n अपक्रिया की कोट। तो अपक्रिया की कोट जो होगी n का मान जो होगा 0 होगा, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और भैया क्या हो सकता है? भिन्नात्मक हो सकता है। अगर n बराबर 0 आ जाए तो वहाँ बात होगी शून्य कोट अपक्रिया की। किसकी बात होगी भैया? n बराबर 0 तो शून्य कोटि अपक्रिया, शून्य कोटि अपक्रिया, शून्य कोटि अपक्रिया। अगर n बराबर 1 आ जाए तो प्रथम कोट अपक्रिया। किस अपक्रिया की बात होगी? प्रथम कोटि अपक्रिया की। अगर n बराबर 2 आ जाए तो ये द्वितीय कोट अपक्रिया की बात होगी, द्वितीय कोटि अपक्रिया। ये द्वितीय कोट अपक्रिया। अगर n बराबर 3 आ जाए तो तृतीय कोट अपक्रिया होगी। तो इस प्रकार आपको क्या करना? अपक्रिया की कोट को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। अब हमें पढ़ना प्रथम कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना। तो वह अपक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के केवल प्रथम घात पर निर्भर करती है प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। वह अपक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के केवल प्रथम घात पर निर्भर करे तो अपक्रिया की निर्भर करती है तो प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें बात कर लेते हैं CH3 COO C2H5 प्लस का H2। जब H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा भैया क्या? CH3 COOH प्लस का C2H5OH। या फिर दूसरी रिएक्शन लिखें, दूसरी रिएक्शन है C12H22O11। इसका जब अपघटन करेंगे H2O से तो ये बन जाएगा C6H12O6 प्लस का C6H12O6। तो ये जो अपक्रियाएं दोनों हैं ये किस प्रकार की अपक्रियाएं भाई? प्रथम कोट की अपक्रिया। प्रथम कोट की अपक्रिया प्रथम अपकारक की प्रथम घात पर निर्भर करें तो उस प्रकार की अपक्रिया का नाम आप क्या दे दोगे? प्रथम कोट की अपक्रिया।